नमस्कार। स्वागत है आपका। मैं हूं अशोक वानखड़े। अभी अभी चंद मिनट पहले शरद पवार ने बहुत बड़ी बात महाराष्ट्र के संभाजी नगर में कह दी। संभाजी नगर ये नया नाम है औरंगाबाद का। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की कैपिटल मानी जाती है। यहां शरद पवार अपने महाराष्ट्र के टूर पे निकले थे तो औरंगाबाद थे, संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर। वहां उन्होंने जो बात कही उससे कई दिनों से जिस चर्चाओं का उबाल आ रहा था महाराष्ट्र में, उसे पूर्ण विराम लग गया। और उन्होंने जो बात कही वही बात कल 15 अगस्त के भाषण के विश्लेषण में भी इसी चैनल पे आपने देखी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र का देवेंद्र होने जा रहा है। मैं थोड़ी पृष्ठभूमि आपको बता दूं। नरेंद्र मतलब नरेंद्र मोदी, देवेंद्र मतलब देवेंद्र फडणवीस। पिछले विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस लगातार हर सभा में, सभा के अंत में एक ही आह्वान करते थे, मी येणार, मी येणार, मी येणार। 3 बार ये घोषणा करते थे कि मैं ही आऊंगा वापस, मैं ही आऊंगा और मैं ही आऊंगा। और अंत में क्या हुआ? आ तो गए लेकिन बहुमत नहीं था। शरद पवार ने एक गेम ऐसा खेला कि महा विकास आघाड़ी की स्थापना हुई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और 2.5 साल तक फडणवीस को वापस मुख्यमंत्री बनने के लिए इंतजार करना पड़ा। 2.5 साल बाद भी अथक प्रयासों से जब उन्होंने शिवसेना तोड़ी, सरकार बनाई एकनाथ शिंदे के साथ, वहां पर भी वो उप मुख्यमंत्री बने। यानी कि मैं आऊंगा लेकिन लंगड़ते लंगड़ते आऊंगा। एक ही पैर पे आऊंगा ये नहीं बताया था, क्योंकि उप मुख्यमंत्री का सपना देखने वाला आदमी उप मुख्यमंत्री अपमान का घूंट पीकर बने और अभी बने हैं। जो बार बार कहते थे देवेंद्र मैं आऊंगा आऊंगा और नहीं आ पाए, वैसा ही जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2024 में मैं फिर आऊंगा लाल किले पे, उस सेंटेंस को पकड़कर शरद पवार ने कहा कि नरेंद्र का देवेंद्र होने जा रहा है। उन्होंने आज अपनी पत्रकार वार्ता में बुरी तरह से घेरा बीजेपी को। उन्होंने कहा कि 2024 के लिए मुझे बीजेपी के लिए कोई अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नहीं दिखते हैं। वो यदि सोचते हैं कि पुरानी स्थिति रिपीट होगी, लेकिन अब देश में वो स्थिति नहीं रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की स्थिति बहुत चिंताजनक है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर चिंता का विषय ही नहीं। ये देश का दुर्भाग्य है। कई एग्जाम्पल्स है बीजेपी के कि जिन्होंने चलती हुई सरकारें गिराकर अपनी सरकार बनाई। जनादेश उसके लिए नहीं हुआ था। ये लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जनता ने जो मैंडेट दिया था वो देश को साथ में लेके चलने के लिए था, ना कि देश तोड़ने के लिए था। भाजपा जब से सत्ता में आई है, जोड़ने के बजाय तोड़ रही है। उनको जब पूछा गया कि आपके साथ कितने विधायक हैं, क्योंकि उनकी भी पार्टी में टूट हुई, उन्होंने हंसते हुए कहा 0, मुझे किसी विधायक की जरूरत नहीं है, मैं फिर से लोगों के बीच में जाके पार्टी खड़ी कर लेता हूं। तो क्या आप इस उम्र में मेहनत करेंगे? तो उन्होंने पूछा तो मैं आपको क्या लगता हूं, मैं संभाजी नगर क्यों आया हूं, यहां से मैं बीड़ जाने वाला हूं और लगातार भ्रमण पे हूं। उन्होंने इंडिया जो गठबंधन बना है, इसकी मीटिंग जल्दी मुंबई में होगी, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे उसमें, और बीजेपी को कैसा हराया जा सकता है, इस पे एक बड़ा ब्लूप्रिंट
हम लोग तैयार करेंगे। मैं इंडिया का घटक हूं और वहीं रहूंगा। जब अजित पवार का उनको बार बार मिलना, अखबारों में अलग अलग कयास की बात होना, अलग अलग बातों की चर्चा होना, उसमें उन्होंने कहा कि मैं परिवार में राजनीति नहीं लाता। वो पारिवारिक मीटिंग थी। जब पूछा कि अजित पवार तो ऐसे कह रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मैं छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता। उन्होंने अजित पवार को भी बहुत छोटा बता दिया। ऐसे कई सवालों के जवाब उनका कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे। और वो लगातार जो एक भ्रम फैला हुआ था कि शरद पवार भी जा रहे हैं, अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, सुप्रिया सुळे पे बहुत प्रेशर है कि वो केंद्र में मंत्री बने, शरद पवार को एग्रीकल्चर मंत्रालय या फिर नीति आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ऐसी कई चर्चाओं की फहरिस्त है लंबी, जो महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही थी। देश में भी नेशनल लेवल पे पवार आज गए कि कल गए, इस पे चर्चा हो रही थी। लेकिन उन तमाम चर्चाओं पे शरद पवार ने पूर्ण विराम लगा दिया। शरद पवार को लेकर चर्चाएं होती क्यों हैं? थोड़ा हम शरद पवार के बारे में यदि मैं आपको बता दूं, तो शरद पवार अपने माँ की उंगली पकड़ के राजनीति में आए। उनके पहले लेसन्स राजनीति के उनके माँ से मिले थे। उनकी माँ किसान मजदूर संघ की एक सशक्त नेता थी, उस क्षेत्र की, रूरल पुणे जिले की, बारामती की। लेकिन जैसे जैसे वो राजनीति समझने लगे, उन्हें एक बात समझ में आ गया कि किसान और मजदूर संघ में मजदूरी ज्यादा है, फल कम है। तो वो कांग्रेस के साथ चले गए। कांग्रेस में उन्होंने उंगली पकड़ी यशवंतराव चौहान की, और यशवंतराव चौहान के मानस पुत्र के रूप में वो स्थापित हुए। वो मंत्री बने, अलग अलग मंत्रालय उन्होंने संभाले। लेकिन फिर 1978 में जब इंदिरा गांधी केंद्र में थी, वसंतदादा पाटिल मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने एकाएक पार्टी तोड़कर एक समाजवादी कांग्रेस की स्थापना की और जनसंघ से लेके वाम दलों तक के सभी लोगों को इकट्ठा कर एक पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी, एक नया फ्रंट बनाया, पुलोद जिसको कहते थे, और 37 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने। फिर उनकी सरकार गिराई गई, फिर वो विपक्ष में रहे, फिर उनकी पार्टी तोड़ी गई, फिर उन्होंने पार्टी खड़ी कर दी। ये सब चलते हुए इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, राजीव गांधी सत्ता में आ गए। राजीव गांधी के सत्ता में जो उनको जनमत मिला, उससे प्रभावित होकर 1985 में फिर शरद पवार एक बार कांग्रेस में आ गए। फिर उन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस की ताकत बढ़ा दी। लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर फिर उन्होंने पहले तो वहां पे प्रधानमंत्री बनने का प्रयास किया। जब सब कुछ फेल हो गया तो फिर उन्होंने उनको लगा कि इस पार्टी में अब कुछ अपने के लिए जगह बचेगी नहीं, तो उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना की और तब से ये पार्टी चल रही है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस जब उन्होंने बनाई, तो ये हमेशा जिस कांग्रेस का विरोध करके इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई, चुनाव के बाद विधानसभा के फिर उस कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई। इनका जो राजनीतिक जो पेतरेबाजी होती है वो इतने भयंकर है कि जब ये वहां पे 2014 की बात है, जब पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे, और जब देखा कि अब वहां पे केंद्र में मोदी जी भी आ गए हैं, तो फिर उन्हें लगा होगा कि शायद कांग्रेस के साथ रहने से फायदा नहीं, तो उन्होंने कांग्रेस सरकार से समर्थन हटा लिया। पृथ्वीराज की सरकार गिर गई। 3 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए। उस विधानसभा चुनाव में ऐसा समीकरण बना कि शिवसेना और बीजेपी, उस चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, सेना सब अलग अलग लड़े थे। सबने अपनी अपनी ताकत आजमा ली। लेकिन फिर बीजेपी और शिवसेना ने सरकार बना ली। लेकिन बीजेपी से शिवसेना की अनबन हुई और विश्वास के मत के समय ही शिवसेना सदन में आने को तैयार नहीं थी। ऐसे टाइम पे बीजेपी को मदद करने के लिए शरद पवार आगे आए। उन्होंने वो सरकार बचाई। उसके बाद 5 साल सरकार चली, फिर चुनाव हुए, फिर एनसीपी कांग्रेस साथ चुनाव लड़े, बीजेपी सेना साथ में चुनाव लड़ी। जब निर्णय आया तो इन्होंने धीरे से शिवसेना को अपने साथ मिलाकर एक महाविकास गठबंधन बना लिया, महाविकास आघाड़ी बना लिया, और उसके बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना के फिर सरकार में रहे।
उसी के बीच में अपने भतीजे को भेज के 80 घंटे की सरकार बनवाई। अजित पवार भी वापस आ गए। उसके बाद फिर अजित पवार टूट के चले गए। ये लगातार सिलसिला चल रहा है। तो इन 4-5 सालों के अंतर में उन्होंने एक बार कांग्रेस को आईना दिखाया, एक बार बीजेपी को और एक बार शिवसेना को। लेकिन उनका राजनीतिक वलय ऐसा है कि आज महाविकास आघाड़ी फिर उनके नेतृत्व में एक हो गई। इसी के बीच जब शरद पवार और अजित पवार अलग अलग हो गए, तब भी लोगों को डाउट था, पहले जैसा तो नहीं कि बाद में अजित पवार वापस आ जाएंगे या शरद पवार, लेकिन इस बार उल्टा हुआ। इस बार अजित पवार तो वापस नहीं आए, वो शरद पवार को अपने साथ लेने में प्रयास कर रहे थे, जो विफल हुआ। कम से कम आज संभाजी नगर के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात तो तय हो गई कि जो 48 सीटों वाला राज्य है, जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, वो बीजेपी के लिए अब और मुश्किल होगा। क्योंकि यदि शरद पवार ने ये भविष्य बता दिया कि नरेंद्र मोदी देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे, मतलब मैं आऊंगा करने वाला कहने वाला नहीं आ पाएगा, तो फिर बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि 48 सीटों वाला इस राज्य में बीजेपी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे मिलके 6-7 सीटें भी लोकसभा जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा गड्ढा 20, 25, 30 सीटों का बीजेपी की भरेगी कहां से? क्योंकि जहां है वहां मैक्सिमम है, वहां खोने का डर है। नए जगह 18 से 28 तो बंगाल में नहीं होगी, और जो सीटें आपके पास बिहार में है वो भी घटेगी। लखनऊ से भी, मतलब उत्तर प्रदेश से भी कोई खास खबरें नहीं आ रही है। दक्षिण भारत में एक डिबेट था आपके पास, कर्नाटक, वो भी बंद हो चुका है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तीनों जगह पे पार्टी की स्थिति खराब है। ऐसे में बीजेपी के लिए 2024 की चुनाव बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने जा रहे हैं। इसीलिए वो चाहते थे कि कम से कम एक बड़ा क्षेत्र जो इंडिया घटक दल का है वो उनके साथ आए। लेकिन जिस क्षण में आपसे बात कर रहा हूं, उस क्षण तो शरद पवार कम से कम इस बात से कंफर्म है कि वो इंडिया के साथ ही रहेंगे, और नरेंद्र का देवेंद्र होने जा रहा है। मतलब सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद प्रधानमंत्री वो बन नहीं पाएंगे, ऐसी भविष्यवाणी आज शरद पवार ने की। आज इतना ही। फिर आता हूं किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।